लर्निफाई आज आपके लिए बच्चों थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का 4th लेक्चर लेके आया है और आज के लेक्चर पे हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपांशन, जिसका अंडर पे आता है बायमेटालिक स्ट्रिप, सिंपल पेंडुलम एंड थर्मल स्ट्रेस ऑन ए रिजिडली फिक्स्ड रॉड। और आज का लेक्चर बच्चों जेईई मेन एंड नीट के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। तो बच्चों पिछले क्लास हमने क्या पढ़े थे? पिछले क्लास हमने थर्मल एक्सपांशन के बारे में पढ़ा था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो बिना समय गवाए करते हैं आज के लेक्चर की शुरुआत। तो देखिए हेडिंग लगा हुआ है बायमेटालिक स्ट्रिप। बायमेटालिक स्ट्रिप बच्चों एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपांशन के अंडर आता है। तो क्या होता है बायमेटालिक स्ट्रिप? सेम लेंथ का दो डिफरेंट मेटल को हम रिवेट करके ज्वाइन कर देंगे। सेम लेंथ का दो डिफरेंट मेटल को हम रिवेट करके ज्वाइन कर देंगे। दोनों मेटल का जो लेंथ होगा उसको हमने स्मॉल एल माना है। इसका इनिशियल और ओरिजिनल लेंथ कितना होगा उसे हम स्मॉल एल माने हैं। दोनों तो डिफरेंट मेटल है, तो दोनों का डिफरेंट कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन का वैल्यू होगा। फर्स्ट मेटल का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन का वैल्यू अल्फा 1 है, सेकेंड मेटल का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन का वैल्यू अल्फा 2 है। इफ अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2। ओके, इसका थिकनेस हमने स्मॉल डी माना है। इस बायमेटालिक स्ट्रिप का थिकनेस को हमने क्या माना है? स्मॉल डी माना है। अगर हम इसका टेम्परेचर डेल टी चेंज करते हैं, अर्थात हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, जब हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो हमने ये नोटिस किया दोनों मेटल एक्सपैंड करके सडन बेंड हो जाएंगे। पर सवाल यह है कि मेटल किसके तरफ बेंड होगा? क्या मेटल नीचे की तरफ बेंड होगा जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे, और मेटल ऊपर की तरफ बेंड होगा जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे? तो बताइए किसके तरफ मेटल बेंड होगा? देखिए जिस मेटल का अल्फा का वैल्यू ज्यादा होगा वो हमेशा जिस मेटल का अल्फा का वैल्यू कम होगा उसके तरफ बेंड होगा। तो इस वाले केस में फर्स्ट मेटल का अल्फा का वैल्यू ज्यादा है सेकेंड मेटल के मुकाबले, तो फर्स्ट मेटल क्या होगा? बेंड होगा सेकेंड मेटल की तरफ। ओके, कुछ इस तरह। फर्स्ट मेटल का कोएफिशिएंट लीनियर एक्सपांशन का वैल्यू अल्फा 1 है, सेकेंड मेटल का कोएफिशिएंट लीनियर एक्सपांशन का वैल्यू अल्फा 2 है। ओके, तो बच्चों इनिशियल जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इनिशियल लेंथ एल चेंज होकर फाइनल लेंथ एल एफ हो जाएगा, एल एफ हो जाएगा। तो अभी देखिए कौन सा मेटल ज्यादा एक्सपैंड कर रहा है जब हम टेम्परेचर चेंज किए? फास्ट वाला मेटल ज्यादा एक्सपैंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि फास्ट वाले मेटल का अल्फा 1 का वैल्यू अल्फा 2 से ज्यादा है। ओके, तो फास्ट वाले मेटल का फाइनल लेंथ LF1 इज ग्रेटर देन LF2। सेकेंड मेटल का फाइनल लेंथ से ज्यादा होगा फास्ट मेटल का फाइनल लेंथ, और सेकेंड मेटल का फाइनल लेंथ इनिशियल लेंथ एल से ज्यादा होगा। ओके, ठीक है। जब आप इसे दूर से देख रहे हैं तो ये बेंड बायमेटालिक स्ट्रिप आपको आर्क जैसा दिखाई दे रहा होगा। अगर आप दूर से देखेंगे तो ये कैसे दिखाई देगा? आपको आर्क जैसा दिखाई देगा। ओके, ठीक है। तो आपको सवाल कैसे पूछा जाएगा जेईई मेन एंड नीट में? देखिए आपसे सवाल पूछा जाएगा कैपिटल आर का वैल्यू बताइए और कैपिटल आर का एक्सप्रेशन निकाल के हमें बताइए। कैपिटल आर को हम क्या कहते हैं? एवरेज रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है कैपिटल आर को। और क्वेश्चंस में दिया होगा सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्वेश्चंस में दिया होगा। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस बायमेटालिक स्ट्रिप। तो कैसे? तो सवाल किस तरह दिया होगा? सवाल दिया होगा आपको दो डिफरेंट मेटल दिया होगा, दोनों डिफरेंट मेटल का डिफरेंट कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन का वैल्यू होगा, उसका थिकनेस भी दिया होगा। अगर आप उसका टेम्परेचर चेंज करते हैं अर्थात इसका टेम्परेचर आप अगर बढ़ाते हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू निकाल के बताइए, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक्सप्रेशन निकाल के हमें बताइए। दो तरीके का पूछेगा, एक तो एक्सप्रेशन पूछेगा, दूसरा क्या पूछेगा आपसे? कैपिटल आर का न्यूमेरिकल वैल्यू हमें बताइए। और कैपिटल आर को हम क्या कहते हैं? एवरेज रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और सिर्फ रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहा जाता है। तो चलिए हम कैपिटल आर का एक्सप्रेशन पहले डिराइव करते हैं। देखिए कैसे डिराइव करेंगे। इसका थिकनेस कितना है? डी है। ओके, दोनों मेटल के बीच हम एक इमेजिनरी लाइन डॉट फॉर्मेट पे ऐसे
ड्रॉ करेंगे। तो आपको कैसे दिखाई दे रहा है, एक सर्किल जैसे दिखाई दे रहा है। ओके, और आपको देखिए, और ये जो दो बायोमेटालिक प्लेट है, ये सेंटर से मान लीजिए थीटा एंगल बना रहे हैं। सेंटर से दोनों बायोमेटालिक स्ट्रिप कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा एंगल बना रहे हैं। और आपको पता है सेंटर से सर्कम्फ्रेंस तक जो डिस्टेंस होता है उसे हम रेडियस कहते हैं। पर इस वाले केस में हम क्या कहेंगे, कैपिटल आर को एवरेज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस बायोमेटालिक स्ट्रिप कहेंगे, और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस स्ट्रिप कहा जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, फास्ट मेटल का फाइनल लेंथ और फास्ट मेटल का आर्क लेंथ को हम इक्वल करेंगे। देखिए फास्ट मेटल का फाइनल लेंथ कितना होगा, एल इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल टी। तो फास्ट मेटल का आर्क लेंथ कितना होगा, फास्ट मेटल का फाइनल लेंथ ये है, तो फास्ट मेटल का आर्क लेंथ कितना होगा, फास्ट मेटल का जो आर्क लेंथ आप लेंगे वो ये वाला पोर्शन होगा फास्ट मेटल का। तो कैसे निकालेंगे, आर प्लस डी बाय 2। इसका थिकनेस कितना है फास्ट मेटल का, डी बाय 2। टोटल डी है तो फास्ट मेटल का थिकनेस कितना होगा, डी बाय 2। तो यहाँ पर होगा आर प्लस डी बाई 2 इंटू थीटा। इसे हम इक्वेशंस 1 मानेंगे। उसी तरह सेकेंड मेटल का फाइनल लेंथ कितना होगा, एल इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल टी इक्वल टू आर माइनस ये वाला लेंथ आर्क लेंथ आर माइनस डी बाई 2 इंटू थीटा। इसे हम इक्वेशंस 2 मानेंगे। अब क्या करेंगे, ऐड इक्वेशंस 1 एंड इक्वेशन 2 ऐड कीजिए। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को देखते हैं क्या आता है। ऐड इक्वेशंस 1 एंड इक्वेशंस 2, तो क्या होगा, 2r थीटा इक्वल टू 2l प्लस l इंटू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल टी। तो आर थीटा कितना होगा, आर थीटा इक्वल टू एल कॉमन हो जाएगा 2 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल टी डिवाइडेड बाय 2। इसे हमने इक्वेशंस 3 माना है। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशंस 2। सब्ट्रैक्ट कीजिए इक्वेशंस 1 एंड इक्वेशंस 2, देखते हैं क्या आता है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशंस 1 एंड इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशंस 1 एंड इक्वेशंस 2, सब्ट्रैक्ट करिए तो क्या होगा, डी थीटा इक्वल टू एल इंटू अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 डेल टी। तो थीटा कितना होगा, थीटा इक्वल टू एल इंटू अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 डेल टी डिवाइडेड बाय डी। अभी हम क्या करेंगे, तो वैल्यू ऑफ थीटा पुट इन इक्वेशन 3। थीटा का वैल्यू आप इक्वेशन 3 पे पुट कीजिए तो देखते हैं अब आ जाएगा फाइनल एक्सप्रेशन कैपिटल आर का। देखिए तो क्या होगा, पुट करने से आर इंटू थीटा का वैल्यू कितना है, एल अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 डेल टी डिवाइडेड बाय डी इक्वल टू एल 2 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल टी डिवाइडेड बाय 2। ओके, एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो फाइनल एक्सप्रेशन कितना होगा कैपिटल आर का, इसे लिख दिए, पॉज करके लिखिए, देखते हैं कैपिटल आर का फाइनल एक्सप्रेशन क्या होगा। बहुत ही आसान है, बस आपको क्या करना है, फास्ट लेंथ का फाइनल लेंथ और फास्ट लेंथ का आर्क लेंथ को कंपेयर करना है। उसी तरह फास्ट लेंथ सेकेंड मेटल का फाइनल लेंथ और सेकेंड मेटल का आर्क लेंथ को कंपेयर करके इक्वेशंस बनाना है, दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आप कैपिटल आर का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैपिटल आर कितना होगा, कैपिटल आर इक्वल टू डी इंटू 2 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल टी डिवाइडेड बाय 2 इंटू अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 डेल टी। ओके, ये क्या है बच्चों, फाइनल एक्सप्रेशन है कैपिटल आर का। इसके बारे में सवाल पूछता है
कैपिटल आर का फाइनल एक्सप्रेशन क्या होगा। ओके, अगर न्यूमेरिकल टाइप सवाल पूछा कैपिटल आर का वैल्यू निकालो तो क्या करेंगे, अब हम अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टी को नेग्लेक्ट कर देंगे। ये वाला जो टर्म है इसे हम नेग्लेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टी 1 से बहुत छोटा है, तो आंसर्स में कुछ फर्क नहीं गिरेगा अगर आप इसे नेग्लेक्ट करेंगे। मच मच लेस देन 1, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टी मच लेस देन 1, 1 से बहुत छोटा होगा। तो क्या होगा अभी एक्सप्रेशन देखिए, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 डेल्टी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कैपिटल आर का वैल्यू कितना होगा अभी, डी अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 डेल्टी। ये वाला एक्सप्रेशन आप कब यूज करेंगे, जब आपको बायमेटालिक स्ट्रिप का थिकनेस दिया है और जो दो डिफरेंट मेटल होगा वो अगर उसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन का वैल्यू दिया गया है और चेंज इन टेम्परेचर अगर दिया है तो आप निकाल सकते हैं कैपिटल आर का न्यूमेरिकल वैल्यू। चलिए इसके ऊपर एक सवाल करते हैं, ठीक है, तो पॉज करके लिखिए, ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए एक सवाल करते हैं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा उसका नोट्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप चाहें उस लिंक को डाउनलोड करके आप अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस लिखिए, एक जेईई टाइप क्वेश्चंस लिखिए। क्वेश्चंस लिखिए, जेईई टाइप सवाल है, जेईई। ओके, ठीक। ब्रास एंड स्टील metal having thickness d equal to 2 mm each are riveted together at 0 degree Celsius. Therefore, for a flat bimetallic plate, find the average radius of curvature at 200 डिग्री सेल्सियस। और आपको दिया है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ ब्रास जिसकी वैल्यू दिया गया है 1.8 इंटू 10 की पावर -5 पर केल्विन, एंड अल्फा स्टील का वैल्यू दिया है 1.2 इंटू 10 की पावर -5 पर केल्विन। पॉज करके क्वेश्चंस लिखिए पहले। क्वेश्चंस क्या दिया गया है, दोनों ब्रास मेटल दिया है, ठीक है, दोनों ब्रास मेटल को हम रिवेट करके ज्वाइन कर दिए हैं, जिसका थिकनेस कितना दिया गया है बच्चों, 2 mm थिकनेस दिया गया है। इनिशियली वो कितना टेम्परेचर पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। जब हमने इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा के 200 डिग्री सेल्सियस तक ले गए, ठीक है, उस समय वो पूछ रहा है उस बायोमेटालिक स्ट्रिप का एवरेज रेडियस कितना होगा मुझे बताइए, यानी कि वो न्यूमेरिकल वैल्यू पूछ रहा है, कैपिटल आर का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो रहा है वो पूछ रहा है। और अल्फा ब्रास का वैल्यू दिया गया है और अल्फा स्टील का वैल्यू भी दिया गया है, ठीक है। तो अभी हम निकालेंगे कैपिटल आर का वैल्यू। तो पॉज करके क्वेश्चंस लिख लिए क्वेश्चंस। देखिए बच्चों, अगर आप क्वेश्चंस लिखेंगे तो 50-60% क्वेश्चन आप ऐसे ही समझ जाएंगे लिखने के दौरान, और जो बचा कुचा होगा वो मैं समझा दूंगा तो हो जाएगा 100% क्वेश्चन आप समझ जाएंगे। पहले क्वेश्चन समझिए, अगर आप क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे हैं तो आंसर कभी भी आप कर नहीं पाएंगे आंसर, ठीक है। तो सॉल्यूशंस के ऊपर आते हैं, सॉल्यूशन,
थिकनेस कितना था 2 mm था। 2 mm कितना मीटर होगा 2 × 10⁻³ मीटर होगा। ओके, चेंज इन टेम्परेचर कितना था डेल टी 200 - 0 200 डिग्री सेल्सियस से। ओके, अल्फा ब्रास का वैल्यू कितना था 1.8 × 10⁻⁵ पर केल्विन। अल्फा स्टील का वैल्यू कितना था 1.2 × 10⁻⁵ पर केल्विन था। पूछा क्या था कैपिटल आर हमसे पूछा था, एवरेज रेडियस ऑफ कर्वेचर हमसे पूछा। तो कैसे निकालेंगे कैपिटल आर? कैपिटल आर हमें पता है डी बाय अभी बताया था α1 - α2 × डेल टी। तो यहाँ पर क्या है अल्फा स्टील, अल्फा ब्रास है तो अल्फा ब्रास का वैल्यू ज्यादा है तो अल्फा ब्रास माइनस अल्फा स्टील इंटू डेल टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। R इक्वल टू डी क्या है 2 थिकनेस 2 × 10⁻³ मीटर डिवाइडेड बाय अल्फा ब्रास माइनस अल्फा स्टील कितना होगा 1.8 - 1.2 0.6 इंटू 10⁻⁵ इंटू चेंज इन टेम्परेचर कितना है 200। तो बच्चों चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस पे है और अल्फा ब्रास और अल्फा स्टील का यूनिट क्या है पर केल्विन पे है। तो क्या मुझे सेल्सियस से केल्विन पे लाना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि यहां पर चेंज इन टेम्परेचर की बातें हो रही है बच्चों। क्योंकि सेल्सियस स्केल पे जितना डिवीजन का चेंज होता है केल्विन स्केल पे भी उतना ही डिवीजन का चेंज होता है। ओके, तो हमें आंसर्स में कुछ फर्क नहीं गिरेगा। तो देखिए 100 0.6 को 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 60। तो क्या होगा आंसर R इक्वल टू 0.016 इंटू 10⁻² मीटर और R कितना होगा 1.6 मीटर। हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना निकला R इक्वल 1.6 मीटर। ठीक है, पॉज करके लिखिए, लिख लिए। तो बच्चों बायमेटल स्ट्रिप हम कहां पर यूज करते हैं? बायमेटल स्ट्रिप हम थर्मोस्टाट पे यूज करते हैं। थर्मोस्टाट एक तरह का डिवाइस होता है जिसका काम होता है टेम्परेचर को कंट्रोल और मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है थर्मोस्टाट। थर्मोस्टाट के अंदर क्या होता है एक बायमेटल स्ट्रिप लगा होता है। जब इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा फ्लो होता है तो बायमेटल स्ट्रिप का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो बायमेटल स्ट्रिप बेंड हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक कनेक्शन टूट जाएगा। कैसे देखिए, मान लीजिए ये आपका बायमेटल स्ट्रिप है, ये मार्कर आपका कनेक्शंस लगा हुआ है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो बायमेटल स्ट्रिप क्या होगा ऐसे बेंड हो जाएगा। जब बेंड हो जाएगा तो कनेक्शंस टूट जाएगा। ओके, तो कहां यूज होता है बायमेटल स्ट्रिप? थर्मोस्टाट पे यूज होता है, थर्मोस्टाट पे यूज किया जाता है। ओके ठीक है, अब बच्चों बात करेंगे सिंपल पेंडुलम। हेडिंग लगाइए, एक सुंदर सा हेडिंग लगाइए सिंपल पेंडुलम। इसके बारे में बहुत ही ज्यादा सवाल पूछा जाता है जेई मेन में। सिंपल पेंडुलम, अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ऐसा क्या इफेक्ट सिंपल पेंडुलम में हमें देखने को मिलेगा? क्या टाइम गेन होगा, क्या टाइम लूज होगा? तो चलिए देखते हैं सिंपल पेंडुलम। देखिए मान लीजिए सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, एक पेंडुलम रॉड लगा होता है, डिडिंग। पेंडुलम रॉड के नीचे एक बॉब लगा होता है। ओके, सिंपल पेंडुलम का जो इनिशियल लेंथ है, जो ओरिजिनल लेंथ है, उसे हमने स्मॉल एल माना है। ओके, और इनिशियली सिंपल पेंडुलम का जो टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर, उसको हमने थीटा माना है। थीटा क्या है? इनिशियल टेम्परेचर है। थीटा वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे आपको पेंडुलम क्लॉक करेक्ट टाइम शो करता था। थीटा इज द इनिशियल टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे पेंडुलम क्लॉक आपको करेक्ट टाइम शो करता था वो टेम्परेचर थीटा है। ओके,
तो मुझे बताइए तो इनिशियल टाइम पीरियड कितना होगा, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी। L इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम क्या करेंगे, इनिशियल टेम्परेचर थीटा से हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, फाइनल टेम्परेचर थीटा डैश तक बढ़ाएंगे टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर थीटा से फाइनल टेम्परेचर थीटा डैश तक हम टेम्परेचर बढ़ा दिए। थीटा डैश क्या है, फाइनल टेम्परेचर है, फाइनल टेम्परेचर, अर्थात आप टेम्परेचर चेंज कर देंगे इस सिंपल पेंडुलम में। तो टेम्परेचर कितना चेंज करेंगे, कैसे चेंज करें, डेल थीटा क्या होगा, डेल थीटा इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर थीटा डैश माइनस इनिशियल टेम्परेचर थीटा। अगर हम इसका टेम्परेचर चेंज करेंगे अर्थात इसका टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इस रॉड का लेंथ चेंज होगा, चेंज होगा कि नहीं। मान लीजिए इसका रॉड का जो लेंथ चेंज हुआ वो डेल एल चेंज हुआ, तो फाइनल लेंथ कितना होगा, फाइनल लेंथ मान लीजिए LF है, LF इज द फाइनल लेंथ। तो फाइनल लेंथ हम कैसे निकालते हैं, LF इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ L प्लस चेंज इन लेंथ डेल एल। तो कितना होगा LF इक्वल टू L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल थीटा। अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ दिस रॉड, डेल थीटा इज द चेंज इन टेम्परेचर। तो अभी हमने टेम्परेचर बढ़ाया, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, ठीक है, तो फाइनल टाइम पीरियड कितना होगा, मान लीजिए टी डैश इज द फाइनल टाइम पीरियड, टी डैश हुआ, तो टी डैश कितना होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ LF बाय जी। तो क्या मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ 2 पाई अंडर रूट ऑफ LF, LF का वैल्यू कितना है, LF का एक्सप्रेशन कितना है L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल थीटा डिवाइडेड बाय जी। ओके ठीक, तो क्या मैं इससे तोड़ के ऐसे लिख सकता हूं टी डैश इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी इंटू 1 प्लस अल्फा डेल थीटा की पावर 1 बाई 2। क्या मैं इसको तोड़ के ऐसे लिख सकता हूं, ओके हाँ मैं लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर एक बात गौर करने वाली है, देखिए एक बात यहां पर आपको देखना है, अल्फा डेल थीटा इसका वैल्यू 1 से बहुत छोटा है, अगर इसका वैल्यू 1 से बहुत छोटा होगा तो हमें बाइनोमियल एक्सपांशन लगाना पड़ेगा। तो क्या होता है बाइनोमियल एक्सपांशन, ये तो आपको पता है क्या होता है बाइनोमियल एक्सपांशन, अगर 1 प्लस एक्स की पावर n के फॉर्म पे है तो क्या होगा 1 प्लस nx होगा, ओके x इज मच मच लेस देन 1, x 1 से बहुत छोटा होगा, तब जाके हम बाइनोमियल एक्सपांशन लगाएंगे। यहां पर अल्फा डेल थीटा 1 से बहुत छोटा है, ऐसे और नो, तो अभी हम बाइनोमियल एक्सपांशन लगाएंगे। तो इसे आप लिख लिए, पॉज करके लिखिए, देखिए टी डैश इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी, वो क्या था इनिशियल टाइम पीरियड था t, जिसका वैल्यू था 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी इंटू, अब हम क्या करेंगे 1 प्लस अल्फा डेल थीटा की पावर 1 बाई 2 को 1 प्लस nx फॉर्म के हिसाब से लिखेंगे, ओके तो क्या होगा 1 प्लस हाफ अल्फा डेल थीटा, ओके तो टी डैश इक्वल टू टी प्लस हाफ अल्फा डेल थीटा इंटू टी। आप देखिए जब हम टेम्परेचर बढ़ाए तो फाइनल टेम्परेचर बढ़ गया, आप देख पा रहे हैं फाइनल टेम्परेचर टी डैश बढ़ गया है, फाइनल टेम्परेचर टी डैश इक्वल फाइनल टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, जब हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो फाइनल टाइम पीरियड बढ़ जा रहा है कि नहीं, आप खुद देखिए टी डैश इक्वल टू टी प्लस हाफ अल्फा डेल थीटा इंटू टी, तो बढ़ जा रहा है फाइनल टाइम पीरियड, तो टी डैश माइनस टी डिवाइडेड बाय टी इक्वल टू हाफ अल्फा डेल थीटा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, टी डैश माइनस टी, इसे हम क्या कहेंगे चेंज इन टाइम पीरियड कहा जाता है इसे,
टी डैश माइनस टी को क्या कहते हैं? चेंज इन टाइम पीरियड, डेल टी कहा जाता है। डेल कैपिटल टी, डेल टी बाई टी इक्वल टू हाफ अल्फा डेल थीटा। डेल टी क्या है बच्चों? चेंज इन टाइम पीरियड, टी डैश माइनस टी, डिफरेंस बिटवीन द फाइनल टाइम पीरियड एंड इनिशियल टाइम पीरियड। और डेल टी को क्या कहते हैं आपको पता है? डेल टी को कहा जाता है, डेल टी को टाइम लॉस भी कहा जाता है, टाइम लॉस भी कहा जाएगा, और डेल टी को क्या कहा जाएगा? टाइम गेन भी कहा जाता है। ओके, डेल टी क्या रिप्रेजेंट करता है? टाइम लॉस और टाइम गेन रिप्रेजेंट करता है डेल टी। अभी तक कंसेप्ट क्लियर है? ओके, और इसे क्या कहते हैं? डेल टी बाय टी। डेल टी बाय टी को क्या कहते हैं बच्चों पता है? डेल टी इसे कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड, फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड कहा जाता है। टाइम पीरियड, डेल टी बाई टी को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड। और डेल टी बाई टी किसके साथ बराबर है? हाफ अल्फा डेल थीटा के साथ बराबर है। तो पॉज करके इसे लिखिए। ओके, लिख लिए? ठीक है, अब देखते हैं बच्चों टाइम कब गेन होता है और टाइम कब लूज होता है। पहले देखते हैं टाइम कितना गेन हो रहा है और टाइम कितना लूज हो रहा है, पहले वो देखते हैं। आइए, डेल टी को हम क्या कहते हैं? टाइम लॉस भी कहते हैं और टाइम गेन भी कहते हैं, जो किसके साथ बराबर है? हाफ अल्फा डेल थीटा टी के साथ बराबर है। तो टाइम लॉस कितना होगा? डेल टी होगा, और डेल टी किसके साथ बराबर है? हाफ अल्फा डेल थीटा इंटू इनिशियल टाइम पीरियड टी के साथ बराबर है। हाफ अल्फा डेल थीटा इंटू टी के साथ टाइम लॉस डेल टी बराबर है। उसी तरह टाइम गेन किसके साथ बराबर होगा? हाफ अल्फा डेल थीटा टी के साथ बराबर होगा। टाइम गेन भी डेल टी होगा। डेल टी किसके साथ बराबर है? हाफ अल्फा डेल थीटा इंटू टी। तो बच्चों टाइम कब लॉस होगा? जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। टेम्परेचर क्या करेंगे? जब बढ़ाएंगे तब टाइम लॉस होगा। क्यों? जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्लॉक की जो रॉड है उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। जब लेंथ बढ़ जाएगा तो फाइनल टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। ओके, तो जो पहले 1 आवर कंप्लीट होने के लिए 60 मिनट लगता था, वही 1 आवर कंप्लीट होने के लिए अभी 61 मिनट लगेगा। अर्थात 1 मिनट क्या होगा? आपका लॉस हो जाएगा। अभी आपकी घड़ी धीमी पड़ गई है, घड़ी आपकी स्लो हो जाएगी। देखिए, पहले इनिशियली जब टेम्परेचर थीटा में था वो ऑसिलेट कुछ इस तरह होता था, जू जू। जब हम लेंथ बढ़ा दिए तो अभी टाइम पीरियड क्या होगा? बढ़ जाएगा, ऑसिलेशंस भी बढ़ जाएगा, जू जू। ओके, समझ में नहीं आया? देखिए, जब हम टेम्परेचर समझाते हैं, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब क्या होगा? फाइनल टेम्परेचर थीटा डैश इनिशियल टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, तो फाइनल टाइम पीरियड टी डैश आपका बढ़ जाएगा। मैंने अभी आपको दिखाया था। ठीक है, मान लीजिए देखिए, मानने पे दुनिया टिका है। देखिए, मान लीजिए जब आपका 10 ऑसिलेशंस होता था, 10 ऑसिलेशंस होता था, तब जाके आपका 1 सेकंड होता था। जब आपका 10 ऑसिलेशंस कंप्लीट होता था तभी जाके आपका 1 सेकंड होता था। ये आपका करेक्ट टाइम शो करता था क्लॉक। मान लीजिए अब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो पेंडुलम क्लॉक की लेंथ बढ़ जाएगी। अगर पेंडुलम क्लॉक की लेंथ बढ़ जाएगी तब क्या होगा? जब 20 ऑसिलेशंस कंप्लीट होगा, 20 ऑसिलेशंस कंप्लीट होगा तभी जाके 1 सेकंड होगा। अर्थात अभी आपकी घड़ी धीमी पड़ गई है, घड़ी आपकी स्लो हो गई है पहले के मुकाबले। पहले कितना होता था? 10 ऑसिलेशन से जब 10 ऑसिलेशन कंप्लीट होता था 1 सेकंड होता था। अब क्या हो रहा है? जब आप टेम्परेचर बढ़ा दिए तब अभी जब 20 ऑसिलेशंस कंप्लीट हो रहा है तब जाके 1 सेकंड हो रहा है। 20 ऑसिलेशंस कंप्लीट हो रहा है तब जाके 1 सेकंड हो रहा है, यानी अभी आपकी घड़ी धीमी पड़ गई है। ओके, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाए, फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा हुआ,
फाइनल टाइम पीरियड बढ़ गया और आपका घड़ी धीमी हो गई, स्लो हो गई। किस सीजन पे टेम्परेचर बढ़ता है? समर पे। ओके। टाइम गेन कब होगा? टाइम जब आप टेम्परेचर घटाएंगे उस समय क्या होगा? इनिशियल टेम्परेचर थीटा फाइनल टेम्परेचर थीटा डैश से ज्यादा होगा और फाइनल टाइम पीरियड क्या होगा? घट जाएगा। पहले क्या होता था, जब टेम्परेचर बढ़ाते थे तो फाइनल टाइम पीरियड बढ़ जाता था, पर अब जब टेम्परेचर घटाएंगे तो फाइनल टाइम पीरियड घट जाएगा। यानी जो 1 घंटा 60 मिनट पे होता था, जो 1 आवर 60 मिनट पे होता था, वो अभी 59 मिनट पे 1 आवर होगा। यानी कि 1 मिनट पहले आपका 1 आवर हो जाएगा, अर्थात आपका घड़ी अभी फास्ट हो गई है। देखिए समझाते हैं। मान लीजिए जब 10 ऑसिलेशन कंप्लीट करता है आपकी घड़ी, तभी जाके 1 सेकेंड होता है, ये आपका करेक्ट टाइम शो करता था। पर अब क्या होगा? अब 5 ऑसिलेशन जब कंप्लीट करेगा तभी जाकर आपका 1 सेकेंड हो जाएगा। यानी अभी आपकी घड़ी फास्ट हो गई है, फास्ट हो गया है घड़ी। जब मान लीजिए 10 ऑसिलेशन होगा तो यहां पर कितना सेकेंड होगा? 2 सेकेंड होगा। समझ पा रहे हैं? ओके। तो देखिए फाइनल टाइम पीरियड घट जाएगा, घड़ी आपकी फास्ट हो जाएगी जब आप टेम्परेचर को घटाएंगे। तो किस सीजन पे टेम्परेचर घटता है? विंटर। ओके ठीक है। तो क्या सर सच में समर और विंटर पे घड़ी आपको गलत टाइम दिखाता है? ऐसा नहीं होता है सिंपल पेंडुलम में। क्यों? क्योंकि पेंडुलम में जो रॉड लगा होता है वो किस मटेरियल से बना होता है? वो इनभार से बना होता है। वो एक मटेरियल होता है जिसको हम इनभार कहते हैं। सिंपल पेंडुलम में जो रॉड लगा होता है वो किस मटेरियल से बना होता है? इनभार। इनभार एक तरह का एलॉय होता है, एलॉय। आयरन और निकेल को मिला के बनाया जाता है। आयरन और निकेल को मिला के इनभार बनाया जाता है, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन का वैल्यू 1 से बहुत छोटा होता है। इसलिए कोई भी सीजन हो, चाहे समर हो, विंटर हो, रेनी हो, आपको पेंडुलम क्लॉक करेक्ट टाइम दिखाता है। क्यों? क्योंकि मटेरियल इनभार से बना होता है। अभी तक कंसेप्ट क्लियर है? ओके, जितना पढ़ा है क्लियर है? अब आते हैं कंसेप्ट के ऊपर। पॉज करके लिखिए, लिख लिए? पॉज करके लिखिए। ठीक है। देखिए मान लीजिए टी टाइम पीरियड पे आपकी घड़ी डेल्टी टाइम लॉस कर रहा था। टी टाइम पीरियड पे आपकी घड़ी कितना टाइम लॉस करता था? डेल्टी टाइम लॉस कर रहा है। और मान लीजिए टी टाइम पीरियड पे आपकी घड़ी डेल्टी टाइम गेन कर रहा है। ओके। तो स्मॉल टाइम इंटरवल टी इन सेकेंड पे आपकी घड़ी कितनी टाइम लूज करेगी और गेन करेगी? कितना लूज और गेन करेगा? देखिए स्मॉल टी क्या है? वो टाइम इंटरवल है, वो दिया होगा क्वेश्चंस में। 1 आवर पे कितना टाइम लॉस कर रहा है और 1 आवर पे कितना टाइम आपकी घड़ी गेन कर रहा है। ऐसे भी सवाल पूछ सकता है 1 डे पे आपकी घड़ी कितनी लूज कर रहा है और 1 डे पे कितनी घड़ी आपकी गेन कर रहा है टाइम, ये भी पूछ सकता है। मान लीजिए 1 आवर पे आपकी घड़ी कितनी टाइम लूज कर रहा है और गेन कर रहा है। मान लीजिए 1 आवर पे कितनी करेगा? डेल टी बाई टी इंटू 1 आवर को आप क्या करेंगे? सेकेंड पे लेना है आपको। स्मॉल टी के रिप्लेस में आप क्या पुट करेंगे? 1 आवर, और 1 आवर को आपको सेकेंड पे पुट करना है। तो 1 आवर कितना सेकेंड होगा? 3600 सेकेंड। अगर 1 डे पे कितना टाइम लॉस हुआ और गेन हुआ पूछेगा तो क्या करेंगे आप? डेल टी बाई टी इंटू 24 इंटू 3600। 1 डे 24 आवर होता है और 1 आवर 3600 सेकेंड होता है, तो 24 इंटू 3600 करेंगे। तो डेल टी बाई टी क्या है? डेल टी बाई टी इज द फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड, जिसका वैल्यू कितना है? हाफ अल्फा डेल थीटा है। समझ में आया कि नहीं?
सर मजा नहीं आया, ठीक है, ओके, आपको मजा देते हैं, ठीक है। सारा कंसेप्ट इसी में छुपा हुआ है, फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड, डेल टी बाई टी इक्वल टू हाफ अल्फा डेल थीटा। देखिए आराम से धैर्य बनाए रखिए, देखिए डेल टी बाई टी को हम फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड कहते हैं, और वो किसके साथ बराबर है, हाफ अल्फा डेल थीटा के साथ बराबर है। देखिए कंसेप्ट क्या कहता है, देखिए कैपिटल टी क्या है, इनिशियल टाइम पीरियड, अर्थात हर एक सेकेंड में कैपिटल टी क्या है, हर एक सेकेंड में कितना टाइम लूज कर रहा है, डेल टी, हर एक सेकंड में कितना टाइम गेन कर रहा है, डेल टी, और डेल टी किसके साथ बराबर है, हाफ अल्फा डेल थीटा के साथ बराबर है। अर्थात हर एक सेकंड पे कितना टाइम लूज कर रहा है, हाफ अल्फा डेल थीटा, हर एक सेकंड पे कितना टाइम गेन कर रहा है, हाफ अल्फा डेल थीटा। यस और नो, यूनिटरी मेथड, हर एक सेकंड पे इतना कर रहा है तो एक घंटा पे कितना करेगा, हाफ अल्फा डेल थीटा इंटू 3600 का जो टाइम इंटरवल दिया होगा उसको आप सेकंड पे कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई कर देना हाफ अल्फा डेल थीटा के साथ। अगर 1 डे के लिए कहा होगा हाफ अल्फा डेल थीटा इंटू 24 इंटू 3600 करना। अरे भाई एक चॉकलेट का मान लीजिए, एक चॉकलेट का कॉस्ट है 5 रुपया, ओके, तो 100 चॉकलेट का कॉस्ट कितना होगा, 5 इंटू 100, 500 होगा, यूनिटरी मेथड, यस और नो। उसी तरह देखते हैं, वन आवर पे टाइम लॉस कितना होगा, अगर 1 सेकेंड में टाइम लॉस हाफ अल्फा डेल थीटा हो रहा है तो 1 आवर पे टाइम लॉस और गेन कितना होगा, टाइम लॉस और गेन डेल टी कितना होगा, हाफ अल्फा डेल थीटा इंटू 3600। उसी तरह 1 डे पे कितना टाइम लॉस और गेन होगा, 1 डे पे टाइम लॉस और गेन डेल टी कितना होगा, हाफ अल्फा डेल थीटा इंटू 24 इंटू 3600, ओके, यस और नो। अब यहां पर आते हैं, 1 आवर पे कितना लॉस हो रहा है, डेल टी बाई टी इंटू 3600। डेल टी बाई टी क्या है, फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड, जिसका वैल्यू क्या है, हाफ अल्फा डेल थीटा। तो आप क्या करेंगे, डेल टी बाई टी के रिप्लेस में हाफ अल्फा डेल थीटा पुट कीजिए, हाफ अल्फा डेल थीटा, हाफ अल्फा डेल थीटा, यहां पर भी डेल टी बाई टी के रिप्लेस में हाफ अल्फा डेल थीटा पुट कीजिए, हाफ अल्फा डेल थीटा। खुद अभी देखिए 1 आवर पे कितना टाइम लॉस और गेन हो रहा है, हाफ अल्फा डेल थीटा इंटू 3600। यहाँ पर देखिए 1 आवर पे कितना टाइम लॉस और गेन हो रहा है, हाफ अल्फा डेल थीटा इंटू 3600 इक्वल हो रहा है, समझ पा रहे हैं अभी। अभी देखिए 1 डे पे कितना टाइम लॉस और गेन हो रहा है, हाफ अल्फा डेल थीटा इंटू 24 इंटू 3600। यहाँ पर भी देखिए 1 डे में कितना टाइम लॉस और गेन हो रहा है, हाफ अल्फा डेल थीटा इंटू 24 इंटू 3600। कंसेप्ट समझ में आ गया अभी आपको, ओके, चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं, इसे पॉज करके लिखिए, इसके बारे में नोट भी मैं आपको दे दूंगा, अच्छा खासा नोट बना के आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो बच्चों आप क्वेश्चंस करते हैं, पहले एक आसान सा सवाल करेंगे आपका नजरिया क्लियर होने के लिए, उसके बाद जेईई मेन लेवल का सवाल करेंगे। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस लिखिए, क्वेश्चंस लिखिए, एक आसान सा सवाल लिखते हैं पहले। A pendulum, a simple pendulum is made of an iron metal, is calibrated at 30 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया गया है, 30 डिग्री सेल्सियस। फाइंड टाइम लॉस इन सेकेंड by this clock in a day,
in a day at 40 degree Celsius. Coefficient of linear expansion of iron कितना दिया गया है 1.0 इंटू 10 की पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस। पॉज करके क्वेश्चंस लिखिए। क्वेश्चंस क्या दिया गया है? सिंपल पेंडुलम है जो किस मेटल से बना है? आयरन मेटल से बना हुआ है। सिंपल पेंडुलम इज कैलिब्रेटेड एट 30 डिग्री सेल्सियस। उससे जब हम 30 डिग्री सेल्सियस में रखे थे तो सिंपल पेंडुलम को वो हमें करेक्ट टाइम शो करता था। जब हमने इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा के 40 डिग्री सेल्सियस पर ले आए तब क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाइम लॉस होगा, तो टाइम लॉस होने लगा। तो वो पूछ रहा है तो 1 डे पे टाइम कितना लॉस हो रहा है। ओके, तो पॉज करके क्वेश्चंस लिखिए। लिख लिया क्वेश्चंस? ओके, अब सॉल्यूशंस के ऊपर आते हैं। पूरा आसान है। 1 सेकंड में कितना लॉस होता था सर? हाफ अल्फा डेल थीटा लॉस होता था। तो 1 डे पे कितना लॉस होगा सर? हाफ अल्फा डेल थीटा इंटू 24 इंटू 3600 हो जाएगा। चटाक। देखिए सॉल्यूशंस के ऊपर आते हैं। चेंज इन टेम्परेचर कितना था? कितना होगा चेंज इन टेम्परेचर? इनिशियल टेम्परेचर 30, फाइनल टेम्परेचर 40 था। तो 40 माइनस 30 तो कितना होगा? 10 डिग्री सेल्सियस होगा। अल्फा आयरन का वैल्यू कितना दिया गया था? 1.0 इंटू 10 की पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस था। तो टाइम लॉस पूछा था। टाइम लॉस, चलिए टाइम लॉस निकालते हैं। आपको पता है फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम, टाइम लॉस क्या होता है? टाइम लॉस डेल टी होता है, ये तो आपको पता है। डेल टी बाई टी इक्वल टू हाफ अल्फा डेल थीटा। ओके, तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, एक सेकेंड पे कितना टाइम लॉस हो रहा है? हाफ अल्फा डेल थीटा टाइम लॉस हो रहा है एक सेकेंड पे। तो देखते हैं एक सेकेंड में कितना लॉस हो रहा है। हाफ अल्फा का वैल्यू कितना है? 1.0 इंटू 10 की पावर -5। चेंज इन टेम्परेचर कितना है? डेल थीटा 10। तो 2 5 जा 10 तो कितना हुआ? हर एक सेकेंड पे टाइम लॉस कितना हो रहा है? हर एक सेकेंड पे 2 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर -5। हर सेकेंड में कितना टाइम लॉस हो रहा है? 5 इंटू 10 की पावर -5 लॉस हो रहा है, अर्थात 0.00005 लॉस हो रहा है हर एक सेकेंड पे। तो ये पूछा है 1 डे पे कितना लॉस होगा, तो 1 डे पे टाइम लॉस निकालते हैं। टाइम लॉस डेल टी, अगर एक सेकेंड पे इतना होगा तो एक दिन पे कितना होगा? एक सेकेंड पे 0.005 इंटू 1 डे पे 24 इंटू 3600 तो कितना होगा? 4.32 सेकेंड। कितना होगा? 4.32 सेकेंड। एक डे 1 डे पे इतना टाइम लॉस होगा 4.32 सेकेंड। लिख लिए? पॉज करके लिखिए। अब आते हैं बच्चों एक जेईई मेन टाइप सवाल करते हैं जो 2016 पे सवाल पूछा गया था। 2016 जेईई मेन पे वो सवाल पूछा गया था हमें। देखते हैं वो क्या सवाल था। देखिए सवाल कब पूछा गया था? जेईई मेन 2016 पे ये सवाल पूछा गया था। ओके, सवाल क्या था? ए पेंडुलम क्लॉक loses 12 seconds a day when temperature is
40 डिग्री सेल्सियस एंड gain 4 seconds in a day when temperature is 20 डिग्री सेल्सियस। सवाल पूछा है एट व्हाट टेम्परेचर pendulum clock shows the करेक्ट टाइम। किस टेम्परेचर पे पेंडुलम क्लॉक आपको करेक्ट टाइम शो करेगा, करेक्ट टाइम एंड कोएफिशिएंट ऑफ linear expansion of metal of the pendulum shaft। पॉज करके लिखिए, ये सवाल आया था जेईई मेन 2016 में। सवाल पूछा गया है आपके पास एक पेंडुलम क्लॉक है जो कि 40 डिग्री सेल्सियस पे वो 12 सेकंड का लॉस कर रहा है एक दिन पे। एक दिन पे कितना लॉस कर रहा है? जब हम उसको 40 डिग्री सेल्सियस पे ले गए तो वो एक दिन में 12 सेकंड का लॉस कर रहा है, ठीक है। वो गेन कब कर रहा है? जब 40 डिग्री सेल्सियस से हम 20 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएंगे तब वो 4 सेकंड का टाइम वो गेन कर रहा है एक दिन पे, ठीक है। तो सवाल पूछ रहा है किस टेम्परेचर पे आपको पेंडुलम क्लॉक करेक्ट टाइम शो करेगा। उसके साथ साथ उस पेंडुलम जो शाफ्ट लगा है उसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन का वैल्यू क्या होगा। पॉज करके क्वेश्चंस को लिखिए। लिख लिए? ओके, अब सॉल्यूशंस के ऊपर आते हैं। पूरा आसान है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट है। भाई 1 सेकंड में इतना लॉस होता है, 1 डे पे इतना लॉस होगा। बस डेल टी बाई टी इक्वल टू हाफ अल्फा डेल टी, हाफ अल्फा डेल थीटा। इसे याद रखिए, फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड आप कर पाएंगे। कुछ नहीं है इसमें, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। यार आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा बहुत है, फिर भी इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। ओके, सॉल्यूशंस के ऊपर आते हैं। सॉल्यूशंस के ऊपर आते हैं तो क्या था क्वेश्चंस में? सवाल पूछा था ना, थीटा के बारे में पूछा था। थीटा क्या है? ओरिजिनल टाइम। थीटा क्या था? एक्चुअल टेम्परेचर था, जिस टेम्परेचर पे आपको पेंडुलम क्लॉक करेक्ट टाइम शो करेगा। ओके, तो बच्चों देखिए, जब हम थीटा से टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिए तब क्या हुआ? दिन में 12 सेकंड का टाइम लॉस होता था। जब हम टेम्परेचर थीटा से घटा के 20 डिग्री सेल्सियस तक ले गए तब क्या हुआ? एक दिन में 4 सेकंड का टाइम गेन हो रहा था। ओके, ठीक। तो आपको पता है फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड डेल टी बाई टी। ओके, तो टाइम लॉस कितना हो रहा था? 12 सेकंड लॉस हो रहा है। तो पहले लिखते हैं फ्रैक्शन डेल टी बाई टी इक्वल टू हाफ अल्फा डेल थीटा। ये आपको पता है, ठीक है। तो टाइम लॉस हो रहा है, कितना सेकंड लॉस हो रहा है? 12 सेकंड का दिन में लॉस हो रहा है। ओके, तो हाफ अल्फा डेल थीटा कितना होगा? 40 माइनस थीटा होगा। ओके, 40 माइनस थीटा। 12 सेकंड एक दिन पे लॉस हो रहा है, तो एक दिन कितना सेकंड होता है? 24 इंटू 3600। 1 डे 24 इंटू 3600 सेकेंड होता है। अगर आप 24 को 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 86,400 सेकेंड होगा। उसी तरह टाइम गेन कितना हो रहा है? 4 सेकेंड 1 डे पे, हाफ अल्फा डेल थीटा कितना होगा? डेल थीटा माइनस 20, थीटा माइनस 20 इंटू 24 इंटू 3600। इसे हम इक्वेशंस 1 लेंगे,
इसे हम इक्वेशन 2 लेंगे। अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। डिवाइड इक्वेशंस 1 बाय इक्वेशंस 2, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 3 जा 12, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, 24 इंटू 3600, 24 इंटू 3600 भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 3 इक्वल टू 40 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय थीटा माइनस 20। तो क्या होगा, 3 थीटा माइनस 60 इक्वल टू 40 माइनस थीटा। तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, थीटा इक्वल टू 60 100 रीडिंग 25 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा थीटा, 25 डिग्री सेल्सियस, अर्थात 25 डिग्री सेल्सियस में पेंडुलम क्लॉक आपको करेक्ट टाइम शो करेगा। निकल गया थीटा का 25 डिग्री सेल्सियस। अब अल्फा निकालते हैं, पॉज करके लिखिए। ओके, तो अल्फा कैसे निकालेंगे, बस आप थीटा का वैल्यू इक्वेशन 1 पे पुट कीजिए। अगर आप चाहें तो थीटा का वैल्यू इक्वेशन 2 पे भी पुट करके अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पुट करेंगे, ओके, अल्फा निकालेंगे तो क्या था, डिडिंग डिडिंग 4 इक्वल, सॉरी, इक्वेशन 1 क्या था, 12 इक्वल टू हाफ अल्फा थीटा 40 माइनस थीटा 40 माइनस 25 कितना होगा, 15 इंटू 24 इंटू 3600 तो कितना होगा, 86,400। तो अल्फा कितना होगा, अल्फा इक्वल टू 1.85 इंटू 10 की पावर माइनस 5 पर डिग्री सेल्सियस। अल्फा कितना होगा, अल्फा इक्वल टू 1.85 इंटू 10 की पावर माइनस 5 पर डिग्री सेल्सियस। निकल गया, ठीक है, वॉच करके लिखिए, लिख लिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, और एक छोटा सा कंसेप्ट देते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे थर्मल एक्सपांशन ऑन ए रिजिडली फिक्स्ड रॉड। देखिए, तो बच्चों, व्हाट इज द सेकंड पेंडुलम, व्हाट इज सेकंड पेंडुलम, क्या होता है सेकंड पेंडुलम, सुने होंगे कभी सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम, हेडिंग लगाइए, सेकंड पेंडुलम क्या होता है, सेकंड पेंडुलम देखिए, इट टेक्स 2 सेकेंड टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए 2 सेकेंड का समय लगता है। इट टेक्स 2 सेकेंड टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए 2 सेकेंड का समय लगता है। तो बच्चों, ऑसिलेशंस क्या होता है, एक एक्सट्रीम पॉइंट से दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट आप जाएंगे जब, उसे हम एक ऑसिलेशंस कहते हैं। देखिए, मान लीजिए हम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के बीच एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरह। देखिए, ये एक एक्सट्रीम पॉइंट है, ये एक एक्सट्रीम पॉइंट है। जब आप एक एक्सट्रीम पॉइंट से दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट पे जाते हैं, तब आपका एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है, अर्थात 1 साइकिल कंप्लीट होता है। और एक एक्सट्रीम पॉइंट से दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट जाने के लिए जो समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं, टाइम पीरियड। तो सेकंड पेंडुलम में टाइम पीरियड कितना है बच्चों, 2 सेकेंड। तो मुझे बताइए, सेकंड पेंडुलम में रॉड की लंबाई कितनी होगी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ रॉड इन सेकंड पेंडुलम। तो बच्चों, इनिशियल टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, इनिशियल टाइम पीरियड T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय G। टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकेंड, तो पुट कीजिए 2 इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय G। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, 1 इक्वल टू पाई अंडर रूट ऑफ L बाय G। स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड,
अगर हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1 इक्वल टू पाई स्क्वायर एल बाय जी। इसे मैं मिटा देता हूं। देखिए जी का वैल्यू कितना होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पाई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, 9.87। तो पुट कीजिए यहां पर, तो कितना होगा, एल इक्वल टू 0.994 मीटर और अप्रोक्स 1 मीटर होगा। ओके, तो सेकेंड पेंडुलम में रॉड की लंबाई कितनी होगी, अप्रोक्स 1 मीटर होगा। तो इसे बच्चों पॉज करके लिखिए, सेकेंड पेंडुलम इट टेक्स 2 सेकेंड टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। लिख लिए, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए 2 सेकेंड का समय लगता है। अब बच्चों हेडिंग लगाइए, थर्मल स्ट्रेस ऑन ए रिजिडली फिक्स्ड रॉड। इसके ऊपर अच्छा खासा सवाल पूछा गया था जेईई मेन 2019 में, थर्मल स्ट्रेस के ऊपर। तो हेडिंग लगाइए, थर्मल स्ट्रेस ऑन ए रिजिडली फिक्स्ड रॉड, फिक्स्ड रॉड। देखिए, चलिए एक रॉड कंसीडर करते हैं, एक आयरन बार कंसीडर करते हैं। ओके, ठीक है। इसका जो इनिशियल लेंथ है उसे हमने स्मॉल एल माना है। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसे हमने ए माना है। ओके, अब क्या करेंगे, हम इसका टेम्परेचर चेंज करेंगे, अर्थात इसका टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे। अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये रॉड क्या होगा, ये रॉड एक्सपैंड करेगा। अगर हम टेम्परेचर घटाएंगे तो रॉड कंट्रैक्ट करेगा। तो मैं ये नहीं चाहता, मैं टेम्परेचर चेंज करूंगा पर मैं ये नहीं चाहता कि मेरा रॉड एक्सपैंड करे और मेरा रॉड कंट्रैक्ट करे, मैं ये नहीं चाहता, लेकिन मैं इसका टेम्परेचर चेंज करूंगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, हो सकता है। कि कैसे होगा, देखिए, अगर इस रॉड के दोनों एंड में हम 2 रिजिडली फिक्स्ड सपोर्ट अटैच कर देंगे, दोनों एंड में क्या करेंगे, रिजिडली 2 फिक्स सपोर्ट अटैच कर देंगे। अब इसका हम टेम्परेचर अगर डेल्टी चेंज करेंगे, अर्थात इसका टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे और घटाएंगे, तो ये रॉड ना एक्सपैंड करेगा ना कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये 2 सपोर्ट इसका एक्सपांशन और कंट्रैक्शन को रोक देंगे। देखिए, जब हम इसका टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इस रॉड में थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस इज इक्विवेलेंट टू प्रेशर होता है। तो जैसे हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इस रॉड में थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा। ये थर्मल स्ट्रेस किसके ऊपर एक्ट करेगा, इस फिक्स्ड सपोर्ट के ऊपर एक्ट करेगा, इस दोनों फिक्स सपोर्ट के ऊपर। ओके, तो ये 2 सपोर्ट क्या करेंगे, कुछ स्ट्रेस इस रॉड के ऊपर भी अप्लाई करेंगे, जिसके कारण ये रॉड अपना लेंथ चेंज नहीं करेगा। ओके, अगर हम नेट फोर्स की भी बात करें तो इस दोनों एंड में नेट फोर्स 0 होगा। मान लीजिए हम इस रॉड का टेम्परेचर बढ़ाएं, तो क्या होगा, रॉड आगे की तरफ मूव करेगा, अर्थात फोर्स कहां लगेगा, आगे की तरफ लगेगा। मान लीजिए आगे की तरफ एफ फोर्स लग रहा है, तो सपोर्ट क्या करेगा, अभी एग्जैक्टली उतना मैग्नीट्यूड का फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शंस पे अंदर की तरफ डाल देगा। तो अभी नेट फोर्स कितना होगा, एफ नेट 0 होगा, एफ माइनस एफ 0। उसी तरह इस वाले केस में भी क्या होगा, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रॉड आगे की तरफ मूव करेगा एफ फोर्स से। सपोर्ट क्या करेगा, उतना मैग्नीट्यूड का फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में डाल देगा एफ फोर्स। तो यहां पर भी एफ नेट कितना होगा, 0 होगा। ओके, इसलिए हमारा रॉड का लेंथ चेंज नहीं हो रहा है जब हम इसका टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं। तो यहां पर स्ट्रेन भी कुछ नहीं होता है, अभी देखेंगे।
तो मुझे बताइए बच्चों, जब हम इसका टेम्परेचर चेंज किए तो इस रॉड में थर्मल स्ट्रेस कितना डेवलप हुआ? देखते हैं थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया के हिसाब से इतना फोर्स एक्ट हो रहा है, उसे हम थर्मल स्ट्रेस कहेंगे। पर देखिए, फोर्स पर यूनिट एरिया हिसाब से जो डेवलप होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस कहते हैं। पर यहाँ पर टेम्परेचर चेंज होने के कारण पर यूनिट एरिया के हिसाब से फोर्स एक्ट हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? थर्मल स्ट्रेस कहेंगे। स्ट्रेस डेवलप हो रहा है जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे। तो बच्चों मुझे बताइए, ये दोनों सपोर्ट रॉड की लेंथ चेंज होने से रोक रहे हैं, तो कितनी रॉड की लेंथ चेंज होने से रोक रहे हैं? कितनी चेंज को एक्चुअली ये रोक रहे हैं? दो फिक्स सपोर्ट। देखते हैं, मान लीजिए दो फिक्स सपोर्ट डेल एल चेंज होने से रोक रहे हैं। डेल एल किसके साथ बराबर होता है? एल अल्फा डेल टी। ओके, अल्फा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ दिस रॉड। ओके, तो इसे क्या मैं इस तरह लिख सकता हूं? डेल एल बाय एल इक्वल टू अल्फा डेल टी। डेल एल बाय एल क्या है? चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, जिसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेन कहते हैं। तो स्ट्रेन कितना होगा? अल्फा डेल टी। तो बच्चों, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक क्या है? कॉमन प्रॉपर्टी है, जिसे हम कहते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। तो स्ट्रेस कितना होगा? स्ट्रेस इक्वल टू वाई। वाई क्या है बच्चों? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कैपिटल वाई क्या है? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। वाई स्ट्रेन होगा। तो अभी बताइए, यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी कितना होगा? वाई इक्वल टू, इट इज रेशियो ऑफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ओके, तो यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी क्या होता है बच्चों? यह हमें क्या बताता है? कोई मटेरियल कितनी आसानी से अपना लेंथ चेंज कर सकता है। हाउ ए मटेरियल कैन इजीली डिफॉर्म देयर लेंथ। कितनी आसानी से वो अपना लेंथ चेंज कर रहा है। मान लीजिए किसी मटेरियल का यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई का वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो उस मटेरियल को डिफिकल्ट होगा अपना लेंथ चेंज करने में। अगर मटेरियल का यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई का वैल्यू बहुत कम है, तो वो मटेरियल बहुत आसानी से अपना लेंथ चेंज कर सकेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक तरह का प्रॉपर्टी होता है। तो बच्चों, क्या आपने इसे लिख दिया है? बच्चों पॉज करके लिखिए। ओके, अब देखते हैं थर्मल स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है रॉड पे, वो देखते हैं। देखिए, थर्मल स्ट्रेस, तो स्ट्रेस के रिप्लेसमेंट में लिख रहा हूं थर्मल स्ट्रेस, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने के कारण जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसे हम थर्मल स्ट्रेस कहेंगे। थर्मल स्ट्रेस इक्वल टू क्या होगा? थर्मल स्ट्रेस इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन। वाई स्ट्रेन। ओके, थर्मल स्ट्रेस क्या था? फोर्स पर यूनिट एरिया होता था, जिसको हम थर्मल स्ट्रेस कहते थे। जब टेम्परेचर चेंज होता है तो फोर्स पर यूनिट एरिया के हिसाब से रॉड पे एक्ट करता है। वाई इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेन कितना आया था अभी? अल्फा डेल्टी आया था। ओके, आया था ना अभी अल्फा डेल्टी। डेल एल बाय एल इक्वल टू अल्फा डेल्टी। ये क्या था? स्ट्रेन था। ऐसा नो? ठीक है, तो अब बताइए रॉड पे फोर्स कितना एक्ट हो रहा है? वाई ए अल्फा डेल टी। इतना फोर्स रॉड पे एक्ट हो रहा है। थर्मल स्ट्रेस कितना एक्ट हो रहा है? वाई अल्फा डेल टी। इसके बारे में जेईई में 2019 में अच्छा खासा सवाल पूछा गया था। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। ओके, ये सवाल आया था जेईई मेन
2019 में सवाल पूछा गया था, शिफ्ट 1 पे पूछा गया था, शिफ्ट 1 पे ये सवाल आपसे पूछा गया था जेईई मेन 2019। क्या था सवाल? एट 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस brass ware of radius 1 mm at 40 degrees Celsius, brass wire of radius 1 mm is hung from the ceiling, hung from the ceiling. A small mass m is hung from the free end of this wire. When temperature is cooled down, cool down from 40 degrees Celsius to 20 degrees Celsius, it regains original length by 0.2 meter. The value of m is close to कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ ब्रास दिया गया है 10 की पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस एंड यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ ब्रास YBR जिसका वैल्यू दिया गया है 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी का यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन का कुछ यूनिट होता है? नहीं होता ना, वो यूनिटलेस होता है। ठीक है, क्वेश्चन पॉज करके लिखिए, क्वेश्चन क्या पूछा है? ब्रास वायर किस टेम्परेचर पे है? 40 डिग्री सेल्सियस पे है। ब्रास वायर का रेडियस कितना दिया गया है? 1 mm रेडियस दिया गया है। ब्रास वायर का रेडियस दिया गया है 1 mm और ब्रास वायर को हम ऐसे हॉन्ग किए हैं, सीलिंग पे ऐसे झुला के रखे हैं। ओके, और उस ब्रास वायर के नीचे एक स्मॉल मास m लगा हुआ है। ओके, जब हम उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से घटा के 20 डिग्री सेल्सियस पे ले आए तो क्या हुआ? इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल लेंथ बाय 0.2 मीटर। जब टेम्परेचर घटाते हैं तो क्या होगा? कंट्रैक्ट होगा, तो लेंथ क्या होगा? रिगेन हो जाएगा। तो कितना रिगेन हुआ है? 0.2 मीटर रिगेन हुआ है। तो वैल्यू ऑफ m इज क्लोज टू वैल्यू ऑफ m, इसके साथ बराबर क्लोज है, इसके साथ क्लोज है अल्फा बी आर। अल्फा बी आर का वैल्यू कितना है? 10 की पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस एंड YBR यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ ब्रास जिसका वैल्यू है 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। पॉज करें, क्वेश्चंस लिखिए। बहुत ही आसान सवाल है, देखते हैं। ओके, सॉल्यूशंस के ऊपर आते हैं। रीडिंग क्या कहा था? एक ब्रास वायर था, वो हंग हुआ है, झूला हुआ है, ये मान लीजिए ब्रास वायर है। रीडिंग
क्या है, ब्रास वायर है, जिसका नीचे एक स्मॉल मास लगा हुआ है, एम लगा हुआ है, स्मॉल मास। ये क्या है बच्चों, ब्रास वायर है, ब्रास वायर, जिसका रेडियस कितना दिया गया है, रेडियस आर इक्वल टू 1 mm। 1 mm कितना मीटर होगा, 1 इंटू 10⁻³ मीटर होगा। ओके, और क्या दिया था, और क्या दिया था, सवाल में पूछा गया था आपसे, हाँ, अल्फा ब्रास का वैल्यू दिया था 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस था। यंग मोलस इलास्टिसिटी ऑफ ब्रास दिया गया था कितना, 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया था। ओके, आइए कैपिटल एम की वैल्यू निकालते हैं। तो बच्चों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ब्रास πr² होगा, 22/7। आर कितना है, 10⁻³ पर होगा, कितना होगा, 10⁻⁶ होगा, कितना मीटर स्क्वायर होगा। तो चलिए पहले देखते हैं स्ट्रेस कितना डेवलप हो रहा है। स्ट्रेस रीडिंग, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ओके, देखिए मास किसके तरफ जाएगा, मास नीचे की तरफ जा रहा है, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या कर रहा है, इस मास को अपने तरफ खींच रहा है, तो वेट नीचे की तरफ जाएगा। अगर वेट नीचे की तरफ जाएगा तो फोर्स किसके तरफ जाएगा, फोर्स भी नीचे की तरफ जाएगा। एफ किसके तरफ जाएगा, नीचे जाएगा, क्योंकि वेट भी नीचे जा रहा है तो फोर्स भी नीचे ही जाएगा। यस और नो, तो क्या मैं फोर्स के रिप्लेस में mg लिख सकता हूं, mg/a लिख सकता हूं, फोर्स के रिप्लेस में mg। ओके, तो स्ट्रेन कितना होगा, रीडिंग चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ होता है। यस और नो, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, इसका वैल्यू क्या होगा, अल्फा डेल टी होगा। यस और नो, ओके, अल्फा ब्रास तो दिया गया है, अल्फा ब्रास का वैल्यू कितना है, 10⁻⁵ दिया गया है, 10⁻⁵। डेल टी कितना है, डेल टी हम टेम्परेचर घटा रहे थे 40 से 20, तो 40 - 20, तो 20 डिग्री सेल्सियस होगा चेंज इन टेम्परेचर, S × 20। ठीक है, तो ये दोनों के बीच एक कॉमन प्रॉपर्टी होता है जिसे हम यंग मोलस इलास्टिसिटी कहते हैं। यंग मोलस इलास्टिसिटी क्या होगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होगा। तो स्ट्रेस कितना है, mg/a, तो स्ट्रेन कितना होगा, स्ट्रेन कितना है, del L/L, तो ठीक है, अल्फा डेल टी तो कितना होगा, 10⁻⁻5 × 20। ओके, तो हमें m निकालने के लिए कहा था, तो m निकालते हैं, m इक्वल टू, m निकालेंगे, ठीक है, g नीचे आ जाएगा, g नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा, y a इंटू अल्फा डेल्टी कितना है, 10⁻⁻5 × 20। तो यंग मोलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ब्रास कितना था, 10⁻11। एरिया कितना था, 22/7। जी कितना है, जी का वैल्यू दिया गया था बच्चों, मैं लिखा नहीं था, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है जी का वैल्यू। ठीक है, ओके, तो 10 लिखते हैं, r² 10⁻⁻6 था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन πr², ये कितना है, 10⁻⁻5 चेंज इन टेम्परेचर 20। ओके, तो 10 2 जा 20, 10⁻⁻6, 10⁻⁻5, 10⁻11, तो 10⁻11,
इफ कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, m इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाय 7, 44 डिवाइडेड बाय 7, तो आंसर कितना होगा 6.28 kg होगा। m कितना होगा 6.28 kg इज द आंसर। पूछा था ना, m का वैल्यू निकालिए, तो पॉज करके लिखिए। ठीक है, और एक सवाल करते हैं। सर कितना कराएंगे, देखिए बच्चों जितना सवाल करेंगे आप उतना मजबूत बनोगे। ओके, सिर्फ आपको कंसेप्ट चाहिए। अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है, सवाल नहीं हो रहा है, तो उस कंसेप्ट का भी कुछ फायदा नहीं है। कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, सवाल भी बन रहा है, तब जाके आप सही ट्रैक पे हैं। ओके, लिखिए, ये सवाल आया था जेई मेन 2019 पे आया था, सेकेंड शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया था। 2019 सेकेंड शिफ्ट में ये सवाल आपसे पूछा गया था। ए यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल रॉड, ए यूनिफॉर्म सिलिंड्रिकल रॉड a uniform cylindrical rod of length capital L and radius small r is made of a material whose Young's modulus of elasticity is equal to y when temperature when this rod is heated by temperature capital T and simultaneously subjected to a longitudinal compression force simultaneously subjected to a longitudinal compression force, its length remain unchanged. Its length remain unchanged. Find coefficient of volume expansion गामा के बारे में आपसे सवाल पूछा गया था। मे भी वर्डिंग थोड़ा इधर उधर हुआ होगा, पर क्वेश्चन सही है। इस तरह का सवाल पूछा गया था जेईई मेन 2019 शिफ्ट 2 में। तो क्वेश्चन पॉज करके पहले लिखिए, क्वेश्चन लिख लिए। देखिए सवाल क्या पूछा है, आपको एक सिलेंडर का रॉड दिया गया है जिसका लेंथ कितना है कैपिटल एल है, उस रॉड का रेडियस कितना है आर, और उस रॉड का यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी हमने कितना लिया है वाई लिया है। अगर उस रॉड को हमने T टेम्परेचर पर हीट किया, उस दौरान क्या होगा, साइमल्टेनियसली एक लॉन्गिट्यूडिनल कंप्रेशन फोर्स एक्ट होगा जो क्या करेगा, इस रॉड की लेंथ को चेंज होने से रोकेगा। तो मुझे बताइए गामा का वैल्यू कितना होगा, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ रॉड कितना होगा, यह सवाल हमसे
पूछा गया है। पॉज करके क्वेश्चंस लिखिए मेरे प्यारे बच्चों। अब आते हैं सॉल्यूशंस के ऊपर। छुट्टी कर देंगे, वेट। सॉल्यूशंस के ऊपर आते हैं। देखिए सॉल्यूशंस के ऊपर सवाल क्या पूछा है, क्या था, एक यूनिफॉर्मली सिलेंडर का रॉड था कुछ इस तरह, रीडिंग। ओके, इस रॉड का यंग मोलस इलास्टिसिटी कितना था, वाई था। यंग मोलस इलास्टिसिटी कितना था इस रॉड का, वाई था। एरिया कितना था, क्रॉस सेक्शन एरिया को तो दिया तो नहीं था, हमने ये मान लेते हैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये था। तो कितना होगा क्रॉस सेक्शन एरिया, पाई आर स्क्वायर होगा, ये तो आपको पता है। हमने इसका टेम्परेचर कितना बढ़ाया, टी बढ़ाया। जब टी बढ़ाएंगे तो साइमल्टेनियसली दोनों एंड पे कंप्रेशन फोर्स एक्ट होगा, एफ। कितना फोर्स एक्ट होगा, एफ फोर्स एक्ट होगा। साइमल्टेनियसली एक्टिंग कंप्रेशन फोर्स दोनों एंड पे एक्ट होगा। मैंने एफ लिखा था, कंप्रेशन फोर्स एफ लिखना, सॉरी अगर मैं भूल गया हूं तो आप एफ लिखना। साइमल्टेनियसली एक्टिंग कंप्रेशन फोर्स लॉन्गिट्यूडिनली कंप्रेशन फोर्स दोनों एंड पे एक्ट होगा, कितना, एफ एक्ट होगा। ठीक है, तो आप देखते हैं तो सवाल क्या पूछा था, गामा गामा निकालने के लिए पूछा था। गामा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन। तो मुझे पहले अल्फा निकालना पड़ेगा, और मुझे पता है अल्फा और गामा के बीच में रिलेशन क्या होता है, अल्फा इक्वल टू गामा बाय 3, अर्थात अल्फा गामा इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा होता है, 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, 3 अल्फा। अगर मैं अल्फा का वैल्यू निकाल दूं तो मैं गामा का वैल्यू भी निकाल सकता हूं। तो ठीक है, तो स्ट्रेस देखते हैं कितना डेवलप हो रहा है। स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस होगा फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, पाई आर स्क्वायर। तो स्ट्रेन कितना होगा, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ कितना होगा, अल्फा डेल टी। ओके, तो इन दोनों बीच में कॉमन प्रॉपर्टी है जिसको हम यंग मॉडुलस इलास्टिसिटी कहते हैं। यंग मॉडुलस जैसे क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। तो स्ट्रेस कितना है, फोर्स बाय एरिया है, तो स्ट्रेन कितना होगा, अल्फा डेल टी, अल्फा डेल टी। ओके, तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा, अल्फा इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय वाई ए। एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर डेल टी। कितना हुआ अल्फा का वैल्यू, एफ बाय वाई पाई आर स्क्वायर डेल टी। तो गामा का वैल्यू कितना होगा, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन ऑफ दिस रॉड, गामा इक्वल टू 3 अल्फा। गामा इक्वल टू 3 अल्फा होगा तो 3 इंटू अल्फा का वैल्यू कितना है, एफ डिवाइडेड बाय वाई पाई आर स्क्वायर डेल टी। ओके, ऑप्शंस में क्या दिया गया था, 3f बाय वाई पाई आर स्क्वायर डेल टी था, डेल टी दिया गया है। यहाँ पर हम क्या निकाले, डेल टी निकाले तो सिर्फ टी था, कैपिटल टी था, डेल नहीं था ऑप्शन में, सिर्फ कैपिटल टी था। ठीक है, तो ये वाला आंसर करेक्ट होगा। तो गामा का वैल्यू निकल गया, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन 3f बाय वाई पाई आर स्क्वायर टी हो गया। फिनिश्ड, छुट्टी कर देंगे, बस 2 मिनट छुट्टी कर देंगे। वेरिएशंस ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड कर देते हैं, बस 2 मिनट, उसके बाद में छुट्टी कर देंगे। अब आपके लिए भी छुट्टी, आप भी एंजॉय करिए, मैं भी एंजॉय करूंगा, मेरा भी छुट्टी हो जाएगा। देखिए हेडिंग लगाइए, वेरिएशंस, 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 वेरिएशंस ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी of
सॉलिड एंड लिक्विड विथ टेम्परेचर, क्या कहा है? अगर हम सॉलिड एंड लिक्विड का टेम्परेचर चेंज करेंगे तो क्या इसका डेंसिटी चेंज होगा? और उसका इनिशियल जितना डेंसिटी था, टेम्परेचर चेंज करने के बाद भी उतना ही डेंसिटी रहेगा। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए सब्सटेंस का जो मास था वो m था। इनिशियली सब्सटेंस का मास कितना था? m था, और उसका वॉल्यूम v था, और डेंसिटी कितना था? रो था, इसका डेंसिटी रो था। तो डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम होता है, ये तो आपको पता है। इनिशियली डेंसिटी कितना था सॉलिड एंड लिक्विड का? मास बाय वॉल्यूम होता था, ठीक है। जब हमने इसका टेम्परेचर चेंज किया डेल्टी, अर्थात इसका टेम्परेचर मान लीजिए हम बढ़ा दिए, बढ़ाया टेम्परेचर, मान लीजिए इसका टेम्परेचर हम चेंज किए डेल्टी, तो मास कितना होगा? मास तो कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर चेंज करने से मास थोड़ी चेंज होगा, मास तो कांस्टेंट रहेगा, एज इट इज m रहेगा। तो क्या वॉल्यूम चेंज होगा अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे? हाँ, वॉल्यूम चेंज होगा। इनिशियल वॉल्यूम भी चेंज होकर फाइनल वॉल्यूम Vf हो जाएगा। और फाइनल वॉल्यूम का एक्सप्रेशन क्या होता है Vf का? V1 प्लस गामा डेल्टी होगा, गामा डेल्टी। ओके, तो इसका डेंसिटी कितना होगा? रो डैश लेंगे, फाइनल डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम m बाय Vn, फाइनल वॉल्यूम तो कितना होगा? m बाय v इंटू 1 प्लस गामा डेल्टी होगा। मान लीजिए इसको हम इक्वेशंस 1 लेंगे और इसको इक्वेशंस 2 लेंगे। अब क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, डिवाइड इक्वेशंस 2 बाय इक्वेशंस, उनके साथ अभी क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 2 बाय इक्वेशंस 1, तो क्या होगा? रो डैश बाय रो इक्वल टू, डिवाइड करेंगे तो m से n कैंसिल हो जाएगा, v से भी कैंसिल हो, तो बचेगा क्या? 1 प्लस गामा डेल टी, ये तो कैपिटल टी था ना, गामा डेल टी की पावर -1। गामा डेल टी 1 से बहुत छोटा है, एस और नो? गामा डेल टी इज मच लेस देन 1, तो अब क्या लगेगा? बाइनोमियल एक्सपांशन लगेगा। तो क्या होगा? क्या होगा? अभी बाइनोमियल एक्सपांशन क्या होता है पता है? अगर 1 प्लस एक्स की पावर n के फॉर्म में होगा तो क्या होगा? 1 प्लस nx होगा, और x मच लेस देन 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर गामा डेल टी 1 से बहुत छोटा है, तो क्या होगा? 1 माइनस गामा डेल टी। ओके, तो रो डैश कितना होगा? रो डैश इक्वल टू रो इंटू 1 माइनस गामा डेल टी। देखिए, जब आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो डेंसिटी भी चेंज हो जा रहा है। इनिशियल डेंसिटी रो से फाइनल डेंसिटी रो डैश तक चेंज हो गया, राइट। जब हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो डेंसिटी भी चेंज हो रहा है सॉलिड एंड लिक्विड का। अभी तक कंसेप्ट क्लियर है बच्चों? देखिए, जो भी पढ़ाया गया है आपको नोट्स दे दिया जाएगा, पढ़ाई करते रहिए। शुक्रिया।